नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लेक्चर थर्ड में हम पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप एंड बाइंडिंग एनर्जी की स्टडी करेंगे। सबसे पहले लें पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन गुणांक। प्राउट ने 1816 में ये बताया कि परमाणु भार जो है वो हॉल नंबर में होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 इस तरह से होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। और ये हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के मल्टीपल होते हैं। परंतु बाद में जब दूसरे अन्य परमाणुओं का परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट निकाला गया तो देखा कि उनका जो एटॉमिक वेट है वो फ्रैक्शन में आता है। जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 है, यानी फ्रैक्शन में है। यह होल नंबर में या पूर्णांक में नहीं होता है, तो ये पूर्णांक से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। आइंस्टीन ने इस विचलन को प्रत्येक न्यूक्लियाइड के लिए संकुलन गुणांक या पैकिंग फ्रैक्शन द्वारा समझाया। तो पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन गुणांक को हम किस तरह से निकाल सकते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर अपॉन एटॉमिक नंबर इंटू 10⁴, अर्थात संकुलन गुणांक इक्वल टू परमाणु द्रव्यमान माइनस द्रव्यमान संख्या अपॉन द्रव्यमान संख्या इंटू 10⁴। यहाँ परमाणु द्रव्यमान न्यूक्लियोइड का प्रायोगिक मान है, यानी जो ये परमाणु द्रव्यमान है वो न्यूक्लियोइड का प्रायोगिक मान है, जबकि द्रव्यमान संख्या जो है वो सैद्धांतिक मान है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या का अंतर, क्योंकि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है, अतः संकुलन गुणांक भी धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए परमाणु द्रव्यमान जो है एटॉमिक मास जो है 1.00783 होता है, और अगर इसकी हम द्रव्यमान संख्या निकालें तो 1 है, तो माइनस 1.00783 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 10⁴, अर्थात 78.3 इसका पैकिंग फ्रैक्शन आता है। अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन और मास नंबर में ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ इस तरह से आता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हीलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन ग्राफ से नीचे की ओर होते हैं, जबकि और अधिकतर एटम्स के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो इस ग्राफ के संगत ही आते हैं। अब हम ले मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। एटॉमिक मास जो है द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान जो है एटॉमिक मास जो है वो किसके इक्वल होता है? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। अर्थात हम ये कह सकते हैं एटॉमिक वेट या परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक वेट इक्वल टू Z इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू MN प्लस Z इंटू ME। यहाँ MP जो है मास ऑफ प्रोटॉन है, MN मास ऑफ न्यूट्रॉन है और ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या कह सकते हैं, यानी किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान उस परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों के द्रव्यमान, कुल न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान तथा कुल इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का योग होता है। अब हम MP प्लस ME अर्थात एक प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का योग एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं MP प्लस ME इक्वल टू MH। तो परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक वेट इक्वल टू हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास इक्वल टू Z इंटू MH प्लस A माइनस Z इंटू MN। ठीक है, तो प्रयोगों द्वारा जो निर्धारित परमाणु द्रव्यमान M और सैद्धांतिक रूप से जो हमने गणना की, ये इन दोनों
के द्रव्यमान में अंतर आता है। यह अंतर जो है द्रव्यमान क्षति कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम जो सैद्धांतिक रूप से परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की कुल मास से हम एटॉमिक मास का कैलकुलेट करते हैं, सैद्धांतिक रूप से परमाणु द्रव्यमान का मान सदैव प्रायोगिक रूप से प्राप्त परमाणु के द्रव्यमान से अधिक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं m इज़ लेस देन m ऑब्जर्व, यानी m प्रैक्टिकल इज़ लेस देन m थ्योरेटिकल। यानी हम ये कहेंगे कि किसी परमाणु का प्रायोगिक रूप से निर्धारित द्रव्यमान सदैव सैद्धांतिक रूप से निर्धारित द्रव्यमान से कम होता है। यानी m ऑब्जर्व इज़ लेस देन m थ्योरेटिकल, या हम ये कहेंगे m इज़ लेस देन z इंटू एम एच प्लस a माइनस z इंटू एम एन। तो द्रव्यमान में आई ये है कमी, द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट कहलाती है। तो मास डिफेक्ट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द्रव्यमान में आने वाली वह कमी यानी डेल एम जो कि परमाणु के सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक द्रव्यमानों के अंतर को प्रदर्शित करती है, मास डिफेक्ट कहलाती है। यानी मास डिफेक्ट डेल एम इक्वल टू क्या होगा? थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास, यानी थ्योरेटिकल एटॉमिक मास माइनस प्रैक्टिकली डिटरमाइंड एटॉमिक मास। तो डेल एम इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं? डेल एम इक्वल टू कुल न्यूक्लियॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का योग माइनस वास्तविक द्रव्यमान, या हम ये कह सकते हैं डेल एम इक्वल टू जेड इंटू एम पी प्लस एम ई प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम। यानी हम थ्योरेटिकल में से प्रैक्टिकल मास को घटा देते हैं तो हमें डेल एम मिल जाएगा। यानी डेल एम इक्वल टू हो गया हमारा जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। अब हम द्रव्यमान क्षति को देखें किस तरह से मास डिफेक्ट होता है। हीलियम परमाणु के लिए लें। हीलियम परमाणु हमारा किस तरह से बनता है? हीलियम एटम, हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यानी 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिलाने पर हीलियम एटम बनता है। तो हीलियम का हम थ्योरेटिकल मास निकालें तो थ्योरेटिकल एटॉमिक मास क्या होगा? 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास, यानी 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का मास होगा 2 हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर। तो 2mh प्लस 2mn। mh की वैल्यू हमारी है 1.007825 और mn की वैल्यू होती है 1.00865। तो इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ रख दें तो 2 इंटू 1.007825 प्लस 2 इंटू 1.008665। तो हम अगर हीलियम का थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड मास निकालें तो वो क्या होगा? 4.03298 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब प्रैक्टिकली हीलियम का एटॉमिक मास निकाला गया, वो आता है 4.00260 AMU। तो हम मास डिफेक्ट निकालें। मास डिफेक्ट हमारा क्या होगा? मास डिफेक्ट डेल एम इक्वल टू होगा हमारा थ्योरेटिकल माइनस प्रैक्टिकल। तो थ्योरेटिकल मास हीलियम के एटम का थ्योरेटिकल मास कितना होगा? 4.03298, यानी कैलकुलेटेड मास हमारा ये आया। इसमें से हम प्रैक्टिकली डिटरमाइंड मास निकाल दें तो जो मास डिफेक्ट आएगा डेल एम वो होगा हमारा 0.03038 AMU। तो इस तरह से हम मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम ले आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। यानी आइंस्टीन ने बताया कि जो मास और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। अगर कोई गतिशील वस्तु है, उसका मास m है, ठीक है, और वो v वेग से गति कर रही है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? इक्वल टू mc² अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। यहाँ m वस्तु का मास, c प्रकाश का वेग और v वस्तु का वेग है।
और ई एनर्जी है। यानी किसी v वेग से m द्रव्यमान वाली v वेग से गति करते हुए वस्तु की एनर्जी E क्या होगी, इक्वल टू mc² अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c², वेयर m मास, c वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड v वेलोसिटी ऑफ सब्सटेंस या पार्टिकल। अब अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है यानी गतिहीन है, तो उस स्थिति में उसकी वेलोसिटी v इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो v इक्वल टू 0 का मान अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो हमारा क्या रिलेशन होगा, a इक्वल टू mc²। तो ये एनर्जी और मास में रिलेशनशिप है। अब हम इस रिलेशनशिप के आधार पर एक AMU यानी एक एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी निकाल सकते हैं। एक AMU यानी एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। और हम आइंस्टीन रिलेशन जाते हैं, इक्वल टू mc² होता है। c है प्रकाश का वेग यानी लाइट वेलोसिटी, और वो है 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम ये दोनों वैल्यू रख दें इक्वल टू mc² में, तो हमें एनर्जी मिलेगी इक्वल टू 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल। अब हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो हम जो जूल में जो एनर्जी है उसमें हम 1.602 इंटू 10⁻⁻19 का भाग दे देंगे। तो E इक्वल टू हम कहेंगे इक्वल टू 1.49 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, ये जूल में है। और हम इसमें 1.602 इंटू 10⁻⁻19 का भाग देंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी 931,931.4 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम MEV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1 MEV इक्वल टू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ हो जाएगी 931.4 MEV। तो ये एक एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी है। तो अगर हम मास डिफेक्ट की एनर्जी निकालें, द्रव्यमान शक्ति की एनर्जी निकालें डेल m की, तो डेल मास डिफेक्ट की जो एनर्जी है, मास डिफेक्ट के कारण जो उत्पन्न एनर्जी है वो क्या होगी, 931.4 इंटू डेल m MEV। तो इस तरह से मास डिफेक्ट से उत्पन्न ऊर्जा को हम इस सूत्र से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। मास डिफेक्ट से हमें पता चलता है कि किसी परमाणु के अपने घटकों यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा निर्माण से द्रव्यमान में कमी आती है, और यह द्रव्यमान में कमी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जो कि इन न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखने के लिए आवश्यक होती है। तो इस ऊर्जा को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, यानी बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रकार किसी नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी ऊर्जा की वह मात्रा है, एनर्जी की वह क्वांटिटी है जो अनंत दूरी पर स्थित न्यूक्लियनों द्वारा उस नाभिक का निर्माण करने में मुक्त होती है। यानी अनंत दूरी पर जो न्यूक्लियन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उनको पास लाकर उनको बाइंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यानी नाभिक के निर्माण के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमारी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। या हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि वह ऊर्जा जो किसी नाभिक को उसके न्यूक्लियनों में पूर्णतः विच्छेदित करने में प्रयुक्त की जाती है, वो क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। यानी इतनी एनर्जी जो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को विच्छेदित कर दे, अलग अलग कर दे, तो वो एनर्जी हमारी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। अब बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट में क्या रिलेशन है, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू 931.4 इंटू डेल m MEV, ठीक है। और यहाँ हमारा डेल m क्या है, डेल m इक्वल टू हमारा होता है z इंटू MH प्लस A माइनस Z Mn माइनस M। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू हो गई 931.4 इंटू डेल MH
प्लस E माइनस जेड एम एन माइनस एम एम ई बी। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर में ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ इस तरह से आता है। इस ग्राफ से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम मास नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी एटॉमिक मास हमारा बढ़ता है, बाइंडिंग एनर्जी का मान बढ़ता है। एक स्थिति पर बाइंडिंग एनर्जी का मान मास बढ़ाने पर, एटॉमिक मास बढ़ाने पर स्थिर रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद बाइंडिंग एनर्जी का मान डिक्रीज़ होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? हम स्टार्टिंग में देखें, जब हम मास नंबर बढ़ाते हैं, एटॉमिक मास बढ़ाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास बढ़ाया, एटॉमिक मास बढ़ाने पर न्यूक्लियनों की संख्या भी बढ़ती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने पर इनको बाइंड रखने वाले न्यूक्लियर फोर्सेस की संख्या भी बढ़ती है। इसी कारण से बाइंडिंग एनर्जी का मान तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। जब एटॉमिक मास 25 या 26 के आसपास होता है, तब हम देखते हैं कि एटॉमिक मास यानी हम ये 0 से 25 से 26 तक हम एटॉमिक मास बढ़ाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी का मान तेज़ी से बढ़ रहा है। वो इसी कारण से है कि जैसे ही हमने मास नंबर बढ़ाया स्टार्टिंग में, तो न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ेगी, तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो उनको बाइंड करने के लिए होते हैं उनकी मात्रा भी बढ़ेगी, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है। 26 से लेकर 100 के बीच में हम जैसे ही मास बढ़ाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी लगभग स्थिर सी रहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ जैसे ही हमने मास नंबर बढ़ाते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, तो प्रोटॉन के बीच जो रिपल्जन फोर्सेस हैं वो न्यूक्लियर फोर्सेस के लगभग इक्वल रहते हैं, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी का मान लगभग स्थिर रहता है। लेकिन 100 से अधिक मास नंबर पर, यानी जब हम 100 से अधिक मास वाले न्यूक्लियोइड जो हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी का मान डिक्रीज़ होता जाता है, यानी जैसे हम मास नंबर 100 से बढ़ाते जाएंगे बाइंडिंग एनर्जी का मान घटेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन के बीच 100 से ऊपर जैसे जैसे हम आगे मास नंबर बढ़ाते जाएंगे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने पर प्रोटॉन के बीच रिपल्जन फोर्सेस बढ़ते जाएंगे। 100 से ऊपर जब प्रोटॉनों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी तो इनके बीच रिपल्जन फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगे, जो कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्सेस को ओवरकम कर देंगे, ठीक है, जिसके कारण से रिपल्जन फोर्सेस बढ़ने के कारण से इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू।